एक गांव में राहुल और अनामिका नाम के एक लड़का और लड़की रहते थे। वो दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। राहुल एक बड़ी सी सॉफ्टवेयर कंपनी में नौकरी करता था। अनामिका एक छोटी मोटी नौकरी करती थी। जब भी दोनों को वक्त मिलता था, दोनों मिलते थे। एक दिन वो दोनों एक पार्क में मिलते हैं। अनामिका, हम कब तक ऐसे छुप छुप के मिलते रहेंगे? अच्छा होगा अगर हम शादी कर ले, तब जाके हम शांति से जी पाएंगे। मैं भी तुमसे जल्दी से शादी करके अपनी जिंदगी बिताना चाहती हूँ, लेकिन मुझे अपने घर में बताने से डर लग रहा है। तुम अगर ऐसे डरोगी तो हमारी शादी कैसे हो पाएगी? अभी बता दूंगी तो परेशानी हो सकती है। मेरे घर में अभी 1 साल तक मेरी शादी नहीं करने का सोचा है। अगर कोई रिश्ता लाते हैं तब मैं उन्हें बताऊंगी और हमारी शादी के लिए मैं उन्हें मंजूर करा लूंगी। तुम्हें पूरा भरोसा है तुम्हारे कहने पे वो हमारी शादी के लिए मंजूर हो जाएंगे? वैसे वो मेरी शादी जबरदस्ती नहीं कराएंगे, फिर भी अगर कराने की कोशिश करते हैं तो मैं उन सभी को छोड़ के तुम्हारे पास आ जाऊंगी। पर मेरी ख्वाहिश है कि सबकी रजामंदी से हमारी शादी हो। ठीक है, तब तक इंतजार करते हैं और ऐसे ही मिलके दिल को खुश करते हैं। इस तरह दोनों सोचकर वहां से चले जाते हैं। फिर कुछ दिन निकल गए। एक दिन अनामिका के पिताजी सुभाष उसके पास आकर कहते हैं, बेटा अनामिका, कल तुम ऑफिस से छुट्टी ले लेना, मुझे एक काम है। ऑफिस से क्यों छुट्टी लूं पिताजी? मेरे साथ क्या काम है? कल लड़के वाले देखने आ रहे हैं, इसीलिए पिताजी ने ऐसा कहा। क्या दूल्हा मुझसे मिलने आ रहा है? इतना अचानक क्यों? इसमें चौंकने की क्या बात है? तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है। अगर अभी भी शादी नहीं कराई तो लोग 100 बातें करेंगे। इस तरह से कहकर सुभाष वहां से चला जाता है। फिर अनामिका बैठकर सोचने लगती है। अब मैं क्या करूं? उन्होंने अचानक दूल्हे के बारे में कहा। अभी अगर प्यार के बारे में कहूं तो वो झगड़ा शुरू कर देंगे। इसीलिए मुझे ऐसा कुछ करना है ताकि वो आदमी मुझे पसंद ही ना करे। इस तरह वो सोचने लगी। वो दिन निकल गया। अगले दिन एक बड़ा पेट वाला दूल्हा और उसकी माँ उसके घर में आकर कहने लगे, अरे बेवकूफ, उस पेट को अंदर करो। कोई देखेगा तो सोचेगा कि तुम 9 महीने के गर्भवती महिला हो, समझे? माँ, तुम ऐसे मत तंग क्या करो। मेरा पेट अगर बड़ा हो गया तो इसमें मैं क्या करूं? सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक अगर ऐसे नहीं खाते तो आज पेट कम रहता, समझे? माँ, तुम ऐसा ना कहो। प्यार से तुम ही खिलाया करती थी। अब ये पेट मेरा सुंदरता है, मेरे दोस्त कहते हैं। अब अपना मुंह बंद रखो। दुल्हन के पिताजी आ रहे हैं, बैठो। आइए आइए बैठिए। अरे सुनती हो, बेटी को ले आओ। सुभाष इस तरह से कहता है। फिर अनामिका अपनी माँ से कहने लगती है, माँ, ये क्या? ये तो बहुत मोटा है। मैं इससे कैसे शादी करूं? मुझे इससे नहीं शादी करनी। अरे कुछ नहीं होता मोटे होने से, उसके पास बहुत संपत्ति है। और क्या चाहिए? चलो, वो तुम्हारे लिए इंतजार कर रहे हैं। इस तरह से कहकर वो अनामिका को वहां ले आती है। उसे देखकर दूल्हा कहता है, माँ, मुझे लड़की बहुत पसंद है। मैं उससे अलग से बात करना चाहता हूँ। ठीक है बेटा, तुम दोनों अंदर जाके एक बार बात कर लो। इस तरह उन दोनों को एक कमरे में भेज दिया गया। वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने बैठ गए, पर अनामिका एक तरफ मुड़ गई। फिर वो लड़का कहने लगा, तुम्हें खाना बनाना आता है? अनामिका ने कोई जवाब नहीं दिया, बस पलट के देखा। हेलो, इधर देखो, उसने इस तरह से कहा। फिर अनामिका मुड़ के देखी और कहने लगी, क्या आपने कुछ कहा? मैं थोड़ी सी बहरी हूँ और मैं भेंगी भी हूँ, इसीलिए मैं समझ नहीं पाई। क्या तुम बहरी हो और भेंगी भी हो? फिर तुमने पहले इस बारे में बताया क्यों नहीं? इसी वजह से बहुत लोग आए और मुझे पसंद नहीं किया। इसीलिए मैं इंतजार कर रही थी, कोई ना कोई बेवकूफ आएगा जरूर एक दिन। क्या मैं बेवकूफ हूँ? मुझे ये शादी नहीं करनी। वो खड़ा हो जाता है, वहां से चला जाता है। हॉल में जाकर अपनी माँ से कहता है कि लड़की उसे पसंद नहीं आई है, चलो यहाँ से चलते हैं। ये कहकर वो बाहर चला जाता है।
उसकी माँ भी उसके पीछे पीछे बाहर आती है। इस तरह वो शादी टूट जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन सुभाष एक फोटो लाकर कहने लगता है, अनामिका, देखो लड़के की तस्वीर देखो, बहुत अच्छी नौकरी करता है, मेरे बचपन के दोस्त का बेटा है। अगर तुम कहो तो हम शादी करा देंगे। पापा, मुझे शादी नहीं करनी। मैं किसी लड़के से प्यार करती हूँ। मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। क्या तुम दूसरे लड़के से प्यार करती हो? मुझे प्यार बार पसंद नहीं, तुम्हें इसी से शादी करनी होगी। ऐसा कहकर सुभाष ने फोटो फेंका और चला गया। तभी अनामिका ने उस फोटो को देखा और वो चौंक गई, क्योंकि वो राहुल की तस्वीर थी। ये देखकर वो बहुत खुश हो गई। पिताजी, मैं इसी लड़के से प्यार करती हूँ। ऐसा क्या? तुमने बहुत अच्छे लड़के को पसंद किया है, सोच समझ के किया है ना? जैसे ही सुभाष चला गया, अनामिका आश्चर्य होकर कहने लगी, अरे देखो, कैसे बातों से पलट गए। उसने राहुल को ये सारी बातें बताने का सोचा। फिर फोन उठा के उसने राहुल को सारी बातें कही। राहुल उसकी बातें सुनकर बहुत खुश हुआ। फिर दोनों की रजामंदी से सगाई की योजना की गई। लड़की और लड़के के ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आने वाले 3 महीने में अच्छा समय है। अगर वो मुहूर्त चूक गया तो अगले 1 साल तक कोई और अच्छा समय नहीं है। इस तरह से पंडित ने कहा। फिर उन्होंने उन्हीं मुहूर्त के अंदर शादी तय कर दी। उसके 2 दिन निकल गए। किसी प्रोजेक्ट के लिए राहुल को अमेरिका जाने के लिए कहा गया। ये सुनकर राहुल ने अनामिका को फोन किया। काम के सिलसिले में अमेरिका जाना पड़ेगा, 1 महीने में लौट आऊंगा, तुम सारी तैयारी कर लेना। ऐसा कहकर राहुल अमेरिका चला गया। क्योंकि महामारी वायरस चारों तरफ फैल रहा था, इसीलिए हर जगह लॉकडाउन की घोषणा हो गई। जो जहां थे वो वहीं पे अटक गए। इसी के साथ जैसे जैसे शादी का समय नजदीक आने लगा, सभी तनाव में आ गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है। तभी अनामिका ने राहुल को फोन किया। क्या राहुल, तुम बेवजह अमेरिका चले गए? अब ये मुहूर्त छूट गया तो क्या होगा? कौन जानता था ऐसा होगा? फिर ये मुहूर्त छूट जाएगा तो क्या होगा? ठीक है, इसी मुहूर्त में हम वीडियो कॉल करके शादी कर लेंगे। राहुल के दिमाग में ऐसा विचार आया। ये विचार सुनकर अनामिका कहने लगी, वाह, ये बहुत अच्छी तरकीब है। मैं इस बारे में माँ पिताजी से कहती हूँ। जैसे ही उसने इस बारे में अपने घर वालों को बताया, वो भी उसकी बात पर तैयार हो गए कि ऑनलाइन में उन दोनों की शादी होगी। फिर तय किए गए मुहूर्त में इंडिया में रहने वाली अनामिका और अमेरिका में रहने वाले राहुल की धूमधाम से शादी हुई। कोंडापुर नाम के गांव में शारदा और अनामिका सासू मां और बहू रानी रहा करती थी। वो बहुत ही अमीर थे और बहुत ही दान धर्म करते रहते थे। इस बीच मनोहर नाम का एक इंसान उन दोनों को बेवकूफ बना के उनके सारे जायदाद हड़प लेते हैं। क्योंकि उन दोनों के ही पति नहीं थे, इसीलिए उन्हें सड़क पर अपनी जिंदगी बितानी पड़ रही थी। रमेश, जिसने एक बार उनसे सहायता ली थी, उनकी ये हालत देखकर उनके पास आता है। आप दोनों की जिंदगी इस तरह होगी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। आपकी सहायता की वजह से आज मैं 2 वक्त की रोटी कमा के खा पा रहा हूँ। मेरे घर के बगल में एक छोटी सी जमीन खाली पड़ी हुई है, आप वहां पर अपना घर बना के रह सकती है। आपके उधार तले मैं दबा हूँ, आज मुझे इतना करने दीजिए आपके लिए। इस तरह वो अनुरोध करने लगा। फिर सासू मां और बहू रानी उसकी बातों पर तैयार हो गई। वो दोनों जमीन पे गए और जो छोटे छोटे घास निकले थे उसे साफ करने लगे। काफी वक्त निकल गया। सुबह से वो काम कर रहे थे। काम करते करते वो काफी थक गए। सासू माँ, क्या आपको भूख लगी है? क्योंकि हम सुबह से काम कर रहे हैं। मैं आसपास की जगह जाकर खाने का कुछ देख कर आती हूँ अभी। अरे रुको बहू रानी, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। इस तरह सासू माँ कहती है। फिर वो दोनों जब सड़क से जाने लगे, बीच सड़क पे मनोहर उन्हें मिलता है। इस बीच रात में आप दोनों सड़क पे क्या कर रहे हैं? क्या आपके पास दूसरा काम नहीं है रात में घूमने के अलावा?
उसकी बातें सुनकर अनामिका को बहुत गुस्सा आता है। ऐ, तुम जैसे लोगों का जिंदा रहने से बेहतर है मर जाना। तुमने हमें बेवकूफ बनाकर हमारे सारे धन हड़प लिए। ईश्वर एक ना एक दिन जरूर तुम्हें सबक सिखाएगा। आपके कहने से कुछ नहीं होता। कोई देवी ओवी नहीं है आप जिसका श्राप लग जाए मुझे। इस तरह मनोहर कहता है। उस बीच रमेश वहां आ जाता है। माँ जी, आप ऐसे छोटे लोगों से क्यों मुंह लड़ रहे हैं? चलिए, मैं आप लोगों के लिए खाना लेकर आया हूँ। चलिए खाते हैं। जाते जाते मनोहर को देखकर अनामिका कहने लगी, छी, जो तुमने काम किया है ना, तुम्हारे मुंह पे थूकना चाहिए। इस तरह से कहकर अनामिका उसके मुंह पर थूक के वहां से चले जाती है। ये देखकर मनोहर को बहुत गुस्सा आता है। तुम दोनों की इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरे मुंह पे थूकने की? तुम दोनों को जिंदा छोड़ना ही मेरी बहुत बड़ी गलती थी। बहुत जल्दी तुम दोनों को ऊपर पहुंचा के ही छोड़ूंगा। ये कहकर मनोहर सीधा वहां से वीर, जो कि सपेरा था, उसके घर जाता है और वहां जाके उससे कहता है, ऐ वीर, मुझे एक जहरीला सांप दो तो, जो उस सास बहू को काटने पर सीधा ऊपर पहुंचा दे। आप जिस सांप के बारे में कह रहे हो उसे लाने मुझे वक्त लगेगा। ठीक है, कोशिश करो जितनी जल्दी हो सके लाने का। इस तरह कहकर मनोहर वहां से चला जाता है। उधर रमेश सास बहू दोनों के लिए खाने का बंदोबस्त करता है। रमेश, तुम भी हमारे साथ बैठकर खाओ ना। हाँ रमेश, आओ आओ हमारे साथ बैठकर खाओ। इतने दूर क्यों खड़े हो? पहले आप दोनों खा लीजिए, मैं बाद में खा लूंगा। इस तरह रमेश कहता है। फिर बहू रानी कहने लगती है, रमेश, तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की? एक डेली मजदूर को कौन अपनी बेटी का हाथ देगा? जहाँ भी मैं जाता हूँ वो मेरे मुंह पे कह देते हैं कि वो मुझसे बेहतर लड़का ढूंढ रहे हैं, इसलिए अभी तक शादी नहीं हो पाई। रमेश कहता है। उसकी बातें सुनकर सासू माँ कहती है, तुम जैसे अच्छे इंसान को एक ना एक दिन अच्छी पत्नी मिलेगी। रमेश, हम अपनी जगह जाकर सो जाएंगे। तुम खाना खत्म करके आराम करो। आप दोनों वहाँ नहीं सो सकते, बहुत कीड़े मकोड़े हैं। आप यहीं पे आराम कीजिए, मैं बाहर सो जाऊंगा। सासू माँ बहू रानी उसके बात पर तैयार हो जाती है। फिर वो रमेश का खाना खत्म होने का इंतजार करने लगते हैं और फिर वहीं आराम करते हैं। रमेश बाहर जाके सो जाता है। वो रात निकल जाती है। धीरे धीरे सासू माँ बहू रानी मिलके घर बनाने लगते हैं। जिन जिन चीजों की जरूरत पड़ी रमेश लाके उन दोनों को दिया। रमेश छत बनाने के लिए सारी चीजों का बंदोबस्त किया। फिर वो गोबर और मिट्टी से घर के दीवारें बनाना शुरू किए। देखते ही देखते घर के ज्यादातर हिस्से बनके तैयार हो गए। फिर वो रात में एक साथ इकट्ठा होकर खाना खाए और विश्राम करने लगे। कुछ दिनों तक सासू माँ बहू रानी मिलके घर बनाने में व्यस्त हो गई। फिर देखते ही देखते घर बनके तैयार हो गया। उस घर में वो दोनों रहने लगे। इस बीच मनोहर फिर से वीर को गया पूछने, अरे वीर, तुम वो सांप क्यों नहीं ला रहे हो जो मैं मांग रहा हूँ? महाशय, मैं वो सांप पकड़ नहीं पा रहा हूँ, आप थोड़ा इंतजार कीजिए। तुम मेरे साथ अभिनय कर रहे हो? इस तरह से वो चाकू से उसे डराता है। बेहतर होगा कल तक अगर वो सांप का बंदोबस्त कर दो तो, नहीं तो ये चाकू तुम्हारे गले के आर पार हो जाएगा। इस तरह से मनोहर उसे डराता है। दूसरे दिन मनोहर जिस सांप के बारे में पूछ रहा था वो सांप वीर लाके उसे दे देता है। उसे देखकर मनोहर काफी डर जाता है। ये सांप को देखकर तो मैं ही डर गया। लो पैसे। वो पैसे देखकर वीर कहने लगता है, नहीं नहीं, इतने पैसे मुझे नहीं चाहिए। मैं सिर्फ सांप के लिए पैसे नहीं दे रहा हूँ तुम्हें। रमेश के बगल वाले जमीन पर एक मिट्टी का घर है। उस घर में सासू माँ और बहू रानी आराम फरमा रही है। उस बहू ने मुझे बहुत गंदे तरीके से बेइज्जत किया था। इस सांप के इस्तेमाल से उन्हें मार दो, इसलिए मैं तुम्हें इतने पैसे दे रहा हूँ। महाशय, मैं सांप पकड़ के पैसे कमाता हूँ, किसी की जान लेकर नहीं। आप मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं नहीं कर सकता।
मनोहर उसे अपने पैर से चोट पहुंचाता है। डरपोक कहीं के, छोड़ो, ये काम मैं खुद ही कर लूंगा। आप गलत कर रहे हैं, उन्हें छोड़ दीजिए। तुम्हारी इतनी हिम्मत, मुझे कह रहे हो? इस तरह से बहुत गुस्से से वो कहता है। उस रात सासू माँ बहू रानी दोनों जब अपने मिट्टी के घर में आराम कर रहे थे, मनोहर उसकी खिड़की से सांप को अंदर फेंक देता है। फिर वो सांप सासू माँ और बहू रानी को काटने के लिए अंदर जाता है। जो कुछ अंदर हो रहा था, ये सब कुछ मनोहर बाहर से देख रहा था। फिर अचानक से वो जोर से चिल्लाता है। उसकी आवाज सुनकर सासू माँ बहू रानी दोनों भागकर बाहर निकल आते हैं। वो देखते हैं मनोहर जमीन पे गिरा हुआ है, सांप काटने की वजह से। मनोहर को उस हालत में देखकर सासू माँ बहू रानी जोर जोर से चिल्लाते हैं। रमेश वहां दौड़ के आता है। परिस्थिति देखकर रमेश वीर को बुला लाता है। थोड़ी देर में वीर आता है और कहता है कि उसकी जान चली गई है। ईश्वर है, ईश्वर है। इस तरह वीर जोर जोर से कहने लगा। क्या हुआ वीर, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ रमेश बाबू, सब ठीक है। वो मनोहर एक सांप खरीद के ले आया था यहाँ पर सासू माँ बहू रानी को मारने के लिए। कभी एक वक्त इन दोनों ने मुझे सहायता की थी, इसीलिए मैंने उसे बिना जहर वाला सांप दिया ताकि उसे भरोसा हो। मैंने उससे विनती भी की थी ऐसा ना करने के लिए। फिर उसने सारी बातें खुल के बताई। वीर की बातें सुनकर वहां जो भी थे सभी लोग आश्चर्य हो गए। बीवी जी, मैं आपके दयालु स्वभाव से अवगत हूँ। आप हमेशा लोगों की सहायता करते हैं, पर ये इंसान आप दोनों को मारने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए ईश्वर ने इसे सही शिक्षा दी है। अब आप दोनों अपने बंगले में वापस लौट जाइए। वीर इस तरह कहता है। उसकी बातें सुनकर सासू माँ बहू रानी कहती है, नहीं नहीं, ये सब कुछ हुआ उस धन के लिए। इतने शत्रु हमारे बने। मैं अपनी आधी संपत्ति अनाथों में दान कर देना चाहती हूँ और आधी गांव में दे दूंगी, और यहाँ मिट्टी के घर में ही मैं बहुत खुश हूँ। उनकी ऐसी दयालु बातें सुनकर सब आश्चर्य रह गए। दूसरे दिन वो बंगले में जाकर उनके जायदाद के कागजात ढूंढने लगे। फिर उन्हें असली कागज मिल गए। आधी जायदाद वो अनाथ बच्चों को दान कर दिए। बाकी जो जायदाद बची थी वो बेचकर पैसे गांव में दे दिए। फिर वो मिट्टी के घर में वापस जाकर रहने लगे। कुछ दिनों में ही रमेश अनामिका के करीब आ जाता है। सासू माँ अनामिका रमेश की शादी करा देती है और यहाँ सासू माँ खुद की माँ की तरह अपनी बेटी का हाथ रमेश के हाथों सौंप देती है। फिर अनामिका और रमेश अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं।